करके देश भर में किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो कुछ भी नहीं तो 40% क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का भी पेपर है तब भी फंस जाएंगे। और ये जो 30 मार्क्स वाले हैं इनमें तो मतलब सीटेट तो 30 में से 30 जैसा हिसाब रहेगा। खैर ये सब बातें तो सही है, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने कभी टाइम पर नहीं आने वाला रिकॉर्ड बनाया, मैंने भी रिकॉर्ड बनाया अपना कभी टाइम पर नहीं आने क्लास लेने। अच्छा कोमल, नहीं यार मैं ऑलमोस्ट अब तो जल्दी शुरू करने लग गई हूँ, बट अभी 2-3 दिनों से हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये PDF भी मिलेगी। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आपने आएंगे और ये आप लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हिंदी पेडागोजी की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉपिक्स वही 7-8, बस आपका काम एक रहेगा कि उनको शेयर करते रहना है। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन। 77% लोग उत्तर दे रहे हैं। कर दो टारगेट क्वीन। अगर किसी किताब में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं आंसर की में या कुछ गड़बड़ है, रिटर्न कर सकते हो, कर दो, है ना। बाकी मैं ये उन लोगों तक पहुंचा दूंगी क्योंकि मेरी बात होती है, तो पब्लिशर्स तक अगर इस तरह का फीडबैक है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। यानी भाषा अर्जन यंत्र के साथ मनुष्य जन्म ले रहे हैं। इस भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेना यानी मनुष्य में एक भाषा को अर्जित करने का क्या है, यंत्र है, एक साधन है, एक टूल है। और वो जैसे ही दुनिया में आता है, अपने आसपास भाषा देखता है, वो उसको ग्रैब करता है, अपने आप भाषा सीख जाता है। कोई उसको अलग से किताब पढ़ा करके, टीचर बुला करके, माहौल बना करके नहीं, वो एनवायरमेंट में है, खाते पीते बोलना वो शुरू कर देगा। कौन कहता है ये बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ 71% लोग। इतने इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है सीटेट के लिए कि भाषा अर्जन यंत्र किसने दिया है। अगर हमें ये भी नहीं पता, जन्मजात क्षमता होती है मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की, ये चॉम्स्की का कथन है, तो दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको हम कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर हम इतने आसान क्वेश्चंस का भी सही उत्तर नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, बताओ जरा। LAD चॉम्स्की कहते हैं मनुष्य में जन्मजात आंतरिक क्षमता के साथ मनुष्य जो है जन्म लेता है भाषा को एक्वायर करने के लिए। अर्जन और अधिगम 2 अलग चीजें हैं। अधिगम होता है लर्निंग, जब आप एफर्ट करके बुक्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, स्कूल जाकर के आप सीख रहे हैं लैंग्वेज को, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो वो भाषा अधिगम है, लर्निंग है। लेकिन भाषा अर्जन यानी अगर आपको माहौल मिल गया आप भाषा को एक्वायर कर लेंगे। एक्विजिशन की आप में क्षमता है, अर्जन की आप में क्षमता है और जन्मजात क्षमता है। और ये जो आपका भाषा अर्जन यंत्र है, ये सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो आपके जीवन के शुरुआती 5 साल तक होगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था तक ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे को, मान लीजिए आप हैं 30 साल के और आपका बच्चा है कितना, 3 साल का या 4 साल का। आप इंडिया में रहते थे, आप अमेरिका शिफ्ट हो गए। अगर आपको बहुत अच्छी, या किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए, ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं भी आती है, आप 15 दिन वहां रह के आए, आपने देखा आपके बच्चे ने आपसे बेहतर अंग्रेजी बोलना सीख लिया। इतना ही क्यों? क्योंकि उसका जो ये LAD है, भाषा अर्जन यंत्र है, ये बहुत स्ट्रांग है, पूर्व बाल्यावस्था में बहुत तेजी से ग्रैब कर पाएगा। इसलिए क्रिटिकल पीरियड कहते हैं इसको, है ना, संवेदनशील पीरियड कहते हैं भाषा सीखने के लिए। दीपक शर्मा जी, ठीक है, चॉम्स्की इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चन इजी ही आने हैं, मुश्किल क्वेश्चन की संख्या कम ही होती है। लेकिन पहले जैसे हम प्रीवियस ईयर में देखते थे ऑनलाइन से पहले, तो हिंदी पेडागोजी कंपैरेटिवली इजी थी। अभी जो मुश्किल क्वेश्चन है, मान लीजिए 15 में से 3 क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, वो मुश्किल क्वेश्चन नॉर्मल से ज्यादा मुश्किल है। आसान तो वैसे ही है, बाकी के 12 क्वेश्चन तो आसान ही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 77% लोग डी उत्तर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ करके कि कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगॉस्की को देखते ही 3 चीजें याद आनी चाहिए, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज।
सोसाइटी मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो उन्होंने कहा है, उनकी थियोरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो समाज और संस्कृति को महत्व देंगे। सहायता करना यानी स्कैफोल्डिंग, मचान, बिल्कुल सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अब जिसकी सीडीपी अच्छी है क्या वो इसको आंख बंद करके नहीं सॉल्व कर देगा? बिल्कुल। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था भाषा अर्जन का यंत्र, ये तो चॉम्स्की ने दिया है ना, बाबा चॉम्स्की दे करके गए हैं। ठीक, ये चॉम्स्की कह रहे हैं कि मनुष्य में एक भाषा अर्जन यंत्र है जिससे वो नेचुरली भाषा को एक्वायर कर लेगा। हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है। राइट हेमिस्फेयर हमारा क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। लैंग्वेज कहाँ होगी? लेफ्ट में पाई जाएगी। यानी एलएडी अगर कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ये लॉजिक का ब्रेन है। मैथ, साइंस, लैंग्वेज आप लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन यंत्र क्लियर हो गया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, पढ़िएगा इसको, जवाब दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बेसिकली ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आज भी मैं क्लास में भी वही हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन से ज्यादा कई बार ऑप्शंस मुश्किल होते हैं, और 3 ऑप्शन जो हैं वो डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट ही है कि जब क्वेश्चन बनाया जा रहा है साइकोलॉजिकली तो 3 ऑप्शन तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही डाले गए हैं ज्यादातर। अगर दोनों ऑप्शन सही नहीं है उस केस में तो वो डिस्ट्रैक्ट करने से बचना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर तक पहुंचना है, एक ही है उत्तर तो सही। तो देखते हैं, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग कह रहे हैं बी, 42% लोग, इसमें घबरा गए हैं आप लोग। अब वीडियो रुक रहा है, हमारा ही नेट खराब चल रहा है। नहीं, वीडियो तो यहाँ से मेरे ख्याल में एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सही चल रहा है ना शौर्य वीडियो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिएगा आप अपने इंटरनेट को एक बार ध्यान से। चले आगे बढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया। कई लोगों को बी लग रहा है, कई लोगों को ए लग रहा है। पानी पी के जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो अभी आज खाना खा लिया है, थोड़ा सा इस चक्कर में भी समय लग गया। और बताइएगा एक बार। बी, 71% लोग। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप लोग मेजॉरिटी में आए। दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा दे, यानी जो बेसिक लिटरेसी है कि हमें बेसिक नंबर का ज्ञान हो जाए, थोड़ा भाषा का हम इस्तेमाल करना सीख जाएं, है ना, अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा यूज कर पाए। ठीक है जी। दिसंबर से जनवरी वाला सारा क्वेश्चन पेपर 2 का सारा सेट टेलीग्राम पे डाल दीजिए। साइट पे नहीं मिल रहा है। नाजिया, आज सीटेट की साइट ने परेशान करके रखा हुआ है, मुझे भी आपको दूसरा साइट कराना था, बट इनकी वो जो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो कुछ गड़बड़ा गया है, मतलब साइट डाउन है, तो डाल देंगे, डोंट वरी। देखिएगा, प्रारंभिक साक्षरता यानी बेसिक लिटरेसी को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां कि बच्चा बेसिकली नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख जाए। पहला ऑप्शन है भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, यानी जो उसके एनवायरमेंट में आसपास में बातचीत हो रही है उससे वो प्रारंभिक साक्षरता उसके अंदर आएगी, दुनिया की भी जानेगा, दुनिया को भी थोड़ा बहुत थोड़ा भाषा का प्रयोग कर पाएगा। सही बात है, सुंदर बात है, सस्ती बात है, टिकाऊ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आता है बी ऑप्शन, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना। चलो, बच्चे, माँ बाप कई बार कहानियां सुनाते हैं तो सुनने से भी उनको इमेजिनेशन, कल्पना विकसित हो रही है, श्रवण शक्ति विकसित हो रही है, श्रवण कौशल बेहतर हो रहा है, फिर मौखिक कौशल भी बेहतर होगा जब वो सुनेंगे, तो कल्पनाशीलता तो आएगी ही आएगी, और दुनिया के बारे में भी पता लग रहा है। तो यानी वो बेसिकली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे जब वो कहानी सुन रहे होंगे, तो बेसिक लिटरेसी उनमें आएगी। अपने मित्र को, इसको भी सही मान लेते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। अब प्रारंभिक साक्षरता, पत्र लिखने के लिए कहना, इतना एडवांस अभी बच्चा नहीं हुआ है, हम तो प्रारंभिक की बात कर रहे हैं कि वो बेसिकली यूज कर ले थोड़ा बहुत। बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करने के लिए थोड़े एडवांस हो गए फिर। तो ए और बी ही सही है, यानी आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं इतनी देर से। ए तथा बी इज द राइट आंसर। बाकी सी और डी सही नहीं है, तो जिसमें भी सी और डी है वो ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। इसमें भी सी डी है, इसमें भी, तो बाकी के तीनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सिखाना या सीखना। ये संदर्भ को बहुत महत्व देते हैं हम कि भाई नए शब्द मान लीजिए उनको रटवा रहे हैं हम लिखवा करके, उससे अच्छा है कि जब आप एक कहानी पढ़वा रहे हैं तो उसी संदर्भ में उस शब्द का मतलब क्या है उसको आप समझ जाएं। सही बात है। ग्रामर को, व्याकरण को सिखाने की भी हम कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि बच्चा क्या है संदर्भ में सीख ले। ठीक बात है। अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, संदर्भ में सिखाना हमेशा याद रखिएगा, संदर्भ से पॉजिटिव वर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो संदर्भ बहुत ही पॉजिटिव शब्द है पेडागोजी का, तो भ्रमित कैसे करेगा। संदर्भ से तो क्लैरिटी आती है ना भाई। कोई बात आजकल क्या होता है, वीडियो किसी की 2 घंटे का लेक्चर है, 20 सेकंड की क्लिप निकाल के डाल दो, तो क्या होगा, संदर्भ ही
मिस कॉन्टेक्स्ट ही चला गया उस बात से, तो वो भ्रमित करेगा। जब संदर्भ नहीं होगा तो भ्रमित होगा बच्चा, संदर्भ के साथ भ्रमित नहीं होता। बी ऑप्शन है शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करना, कह सकते हैं बिल्कुल। रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है, संदर्भ मतलब रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं, ठीक है। समय की बर्बादी करता है, जी नहीं। कई बार ऐसा लग सकता है कि यार इतनी लंबी कहानी की क्या जरूरत है, टू द पॉइंट बस खत्म करो ना, वो दिमाग में नहीं टिकेगा फिर। शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, बहुत जल्दी में रहते हो बोल को लेकर, तो सही है, ये बात सही है कि शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, क्योंकि आप उस शब्द का प्रयोग कहां करना है, कैसे किया जाएगा, क्या मतलब होता है वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं आपने बस रट्टे लगाए हुए हैं वर्ड्स के और वर्ड मीनिंग ही बता पाते हैं, जब यूज करने की बारी आती है तो ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं ठीक से उन शब्दों को। वैसे आपको बहुत सारे शब्दों की मीनिंग पता है ना। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। डैश पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है, यानी पंक्तियों के बीच बीच में से क्या होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि कहा क्या जा रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। किस तरह की रीडिंग से ये चीज को बढ़ावा मिलेगा, बताइएगा एक बार। यानी क्या बात चल रही है उस स्टोरी में, किस तरह के पठन से पता लगेगा। लाइक शेयर करते रहना खुशी खुशी। देखिए, विस्तृत पठन से, सस्वर पठन से, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन, बताइएगा। सस्वर होता है लाउड रीडिंग, विस्तृत पठन में तो फिर आपको बीच बीच में से नहीं, वहां तो सब आपको सारा ही पता लग जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर निर्देशित पठन जैसा तो गाइडेड की तो यहां बात ही नहीं होगी, तेज गति से पठन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। सस्वर पठन तो उच्चारण को अच्छा करने के लिए है, कई बार इसमें समझने में भी चीजें मिस हो जाती हैं। तो पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ, बिटवीन द लाइन, जब आप मान लीजिए कोई बुक खोली आपने पहले से पढ़ी हुई है, फटाफट आप पढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा ये बात चल रही है, ये बात चल रही है, आप पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं तो यही होगा। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चों को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यानी भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में, यानी बच्चों ने जस्ट भाषा सीखना भी शुरू किया, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, शुरुआती साल हैं जब वो भाषा को सीख रहे हैं, तो उनको शुरुआती कैसे होती है क्लास की, एक एक करके सब अपनी बात कह रहे हैं। कोई एक विषय दे दिया, अच्छा पॉल्यूशन पे बोलो, किसी और को कह दिया अच्छा अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताओ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं जो भी उनको उस विषय के बारे में पता है। बात तो सुंदर लग रही है, देखते हैं। पठन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ने की तो यहां बात ही नहीं हुई है। अक्षरों की पहचान के लिए पढ़ने की बात ही नहीं हुई है सरकार। प्रारंभिक साक्षरता के लिए, हाँ बेसिक लिटरेसी इसमें आएगी। बोध पठन के लिए पठन 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 नहीं, भाषा को प्रयोग कर ले बच्चे, उतने की ही बात हो रही है। जब किसी विषय पे बोलने को कहा गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रट्टे लगा करके आए, किताब से पढ़ के बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या आता है उस पे बोलना है। तो प्रारंभिक साक्षरता के लिए कह सकते हैं, ये बात नहीं कह सकते, कह सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हो रही इस बात को कहने में। आज थोड़ी सी मैं टायर्ड हूं, कह सकते हो आप, तो थोड़ा ऐसा क्या कहें, मजे लेने वाले मौके भी धीरे धीरे मेरी शायद तबीयत खुलेगी आप लोगों से बात करके। वेरी वेरी थैंक यू, आपकी वजह से बीएड करने में मजा आ रहा है। बस मजे ही आने चाहिए जीवन में, मजे में आप सिखाएं दूसरों को और सीख जाएं, बस इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, प्रारंभिक साक्षरता बच्चे में डेवलप हो जाएगी जब वो डेली बेसिस पे आएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना सीखेगा, भाषा का प्रयोग सीखेगा, दूसरों को प्रयोग करते हुए देखेगा कि कैसे बोल रहे हैं। पढ़ने की तो यहाँ बात ही नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति का उदाहरण है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कितने लोग हैं हम लोग, अभी 24,000 लोग जुड़े हुए हैं, 8,300 लोगों ने लाइक किया है। अब कई लोग कहेंगे हम यहाँ लाइक करने नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप सेशन देख लीजिए, है ना, लेकिन आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन, वर्णों की रूपरेखा बनाना शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए हेल्पफुल है, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकत्रित करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे कौन सा वर्ण कहां प्रयोग किया जाता है, तो अभी तो आप शब्द भंडार आपका बेहतर होगा, अगर आप इनको समझ पाएंगे तब जाकर के शब्द की तरफ जाएंगे। अभी पूरा पढ़ना व्याकरण नियम तो बहुत दूर की बातें हैं। तो शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए बेसिकली उनका जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा, यदि आपको आइडिया लग गया है कि कहां पे किस वर्ण को, किस अक्षर को प्रयोग किया जाता है किस शब्द के अंदर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, ये आपके नोट्स में मैंने बहुत ही कम शब्दों में पुट किया है, क्योंकि एक तो ये बहुत जद्दोजहद है कि मैं नहीं चाहती कि वो नोट्स बहुत बड़े हो जाएं, सब कुछ भर दिया जाए उनमें, फिर तो आप किताबें ही पढ़ रहे हैं, ऐसे तो क्या फायदा है। तो बहुत काम की चीजें, टू द पॉइंट चीजें आपको मिले, उस चक्कर में मेरे सर में दर्द हो चुका है। बट मजा बहुत आएगा जिस दिन आपको मिलेंगे, वो मतलब कल ही मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको मैं पहले से ही सोच पा रही हूँ। देखिएगा बी ऑप्शन है, 44% लोग कह रहे हैं। त्रुटि एवं प्रयास, ट्रायल एंड एरर। याद कीजिए एक व्यक्ति नाम के व्यक्ति थे, सुन रहे हो मेरे को, व्यक्ति नाम के व्यक्ति, क्या कहते थे उन व्यक्ति नाम के व्यक्ति को? थॉर्नडाइक कहते थे कि व्यक्ति प्रयास करता है, त्रुटियां होती हैं, फिर से प्रयास करता है, फिर अधिगम हो जाता है एक टाइम पे। और थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी हैं। त्रुटि एवं प्रयास यानी बिहेवियरिस्टिक बात है, कॉग्निटिविस्ट नहीं है, वो तो दिमाग के प्रयोग की बात करेंगे या थिंकिंग स्किल्स की, रीजनिंग की बात करेंगे। संज्ञानात्मकवादी बार बार प्रयास की आदत डलने की बात सिर्फ व्यवहारवादी करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में तो फिर आपके वाइगॉस्की आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहाँ कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे और इनके 3 मुख्य नियम हैं कि बच्चे ने गलती की, फिर से बोला, फिर से ट्राई किया, तो वैसे वो भाषा सीखेगा। तो ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। अब ये बड़ा, इसको मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग पूछते थे। प्रोसेस राइटिंग में आप बह रहे हैं, चीजें कुछ किसी बारे में लिख रहे हैं, है ना, किसी थॉट प्रोसेस पे आप एक काम कर रहे हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं। प्रमोद कह रहे हैं आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, प्लीज रिप्लाई। मैंने गांव से भी की है, फिर बुलंदशहर से की है, फिर दिल्ली से की है, फिर टीचिंग ट्रेनिंग दिल्ली से की है, ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, तो अच्छा खासा समय, लगभग 10वीं तक बुलंदशहर। 17 मार्क्स से आए थे हिंदी में, इस बार कम से कम 25 तक आ जाएंगे। अपना पैसेज में भी स्कोर करने की कोशिश करनी है। 15 में से 12-13 यहाँ ले लेने हैं पेडागोजी में, और फिर पैसेज में अच्छे मार्क्स उठाने हैं। देखिएगा वो प्रैक्टिस का तरीका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, पैसेज को कैसे करना है। इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन 41% लोग कह रहे हैं समझते हैं। डी का मतलब है कि आप रूपरेखा बनाने से शुरू कर रहे हैं कहानी को, तो उसका मतलब आप रट्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, पहले आप मंथन तो करेंगे कि किस बारे में बात होनी है, लिखने क्या वाले हैं। फर्स्ट स्टेप यहां सी होगा, ई नहीं होगा, उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे। ठीक, फिर जाकर के एक प्रारूप तैयार करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर जाकर के क्या करेंगे, अब जो भी आपने तैयार किया है एक, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, देखेंगे उसमें और क्या कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं। सब कुछ हो गया तैयार, वो नोट्स में आपको कितने दिनों से दिखा रही हूं, बट उनकी प्रूफ रीडिंग इतनी बार हो चुकी है, उनमें इतनी एडिटिंग हो चुकी है, इतनी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, तो प्रूफ रीड करेंगे फिर, और फिर लास्ट में जाकर के अंतिम स्वरूप देना कि फाइनली अब प्रूफ रीड हो चुके हैं, फाइनली ये है आपका फाइनल टच, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। ड्रिलिंग यानी दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है, यानी टेक्निक है। ड्रिलिंग किसके अंदर आती है, यानी प्रैक्टिस आप इसको कह लीजिए या रेपिटेशन कह लीजिए, किसके अंदर आएगा। समग्र भाषा उपागम होता है होल लैंग्वेज लर्निंग, यानी आप लैंग्वेज को एक कंप्लीट वे में सीख रहे हैं। जैसे कि स्टोरी के माध्यम से जब आप सीखते हैं तो वो समग्र भाषा उपागम में आता है कि आप सुन भी रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं एक साथ। तो इसमें बार बार दोहराव की जरूरत नहीं होती, तो ये तो हट गया। संप्रेषणात्मक उपागम में सिर्फ आप कम्युनिकेट करते हैं, जरूरी नहीं बार बार आप रिपीट करें चीजों को। कम्युनिकेशनल जो टीचिंग लर्निंग है उसमें CLT जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो उसमें आप बच्चों को संप्रेषण करने देते हैं, वो गलत बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं। इसमें बार बार दोहराव की, सेम बात को रिपीट करने की। ड्रिल का मतलब ये सेम बात रिपीट कर रहे हैं आप। व्याकरण अनुवाद विधि और खेल विधि, खेल विधि में भी बच्चा एक्टिव होगा। ये थोड़ा मैंने आपको वैसे भी कहा हुआ है, ड्रिल जहां मिले समझ जाओ कि थोड़ा बोरियत वाली बात है ना, बोरिंग बात है। ये बोरिंग बात व्याकरण अनुवाद विधि से जुड़ी हुई है कि जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन करते हैं तो आप नियमों का बार बार आप क्या करते हैं, मान लीजिए ग्रामर का कोई रूल पढ़ा और इंग्लिश का रूल हिंदी में पढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे ही नाउन पढ़ा तो उसके 50 फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रयोग होता है। ये जो दोहराव है आपका, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां, गलतियां
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपर में कम से कम भी 5 सवाल ये एरर्स से मिल जाएंगे आपको, 4 से 5 सवाल। और एरर्स आपको सिंपल ध्यान रखना है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बच्चे की थिंकिंग में विंडो देते हैं हमें। तो गलतियां गलत नहीं है, ये याद रखना है। ऐसा कोई नहीं जिसने सीखा है और गलती नहीं की। क्या कर रहे हो भाई, है सफाई कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो, हमारे लैपटॉप को तुम गंदा ही रहने दो, ठीक है ब्रो, हमको कोई समस्या नहीं है धूल से। देखिएगा बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन 86% लोग कह रहे हैं, यानी त्रुटियां अधिगम के लिए सीढ़ी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आप समझ गए मेरी बात को। गलतियां क्या हैं, बढ़िया हैं, होने दो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां ही होने दो, गलतियां होने दो और होने ही दो, ये गलत है ना। जैसे कई लोग कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये होने चाहिए 4। मनोवैज्ञानिक तरीका जो है वो ये है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सिर्फ ये ही है, ये गलत है, लेकिन होना ये चाहिए, है ना। इसी क्रम में सीखे जाते हैं, ये गलत है, लेकिन हाँ क्रम यही है। भाषा विकास में बाधाएं, गलतियां बाधाएं नहीं बनती। प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें, अगेन ये नेगेटिव है। और एरर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। बच्चे की गलतियां, भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता, इनेबल है, अगर गलती कर दी, अनेबल है, फिर वो नहीं सीख पाएगा। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी है। गलतियां क्या है पता लगेगा, ऊपर कैसे जाना है समझ में आ गया आपको। अब आप 2 स्टेप आगे जाएंगे उसको ठीक करके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में, रचनावादी समझते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट। रचना यानी बच्चा क्या है, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे, वाइगॉस्की क्या है, रचनावादी लोग हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीक टॉपिक के लिए न्यू स्ट्रेटेजी बता दीजिए। बताएंगे यार, पहले मेरे को नोट से फ्री हो जाने दो, अगले 2-3 दिन में बैंड बजी हुई है एकदम। और ऊपर से कुछ इवेंट्स और हैं, उनको भी कैंसिल नहीं कर सकते, बड़े इवेंट्स हैं, मत पूछो। देखिए बताइएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। जिज्ञासा आधारित अधिगम, बिल्कुल सही बात है। बच्चा एक्टिव कहाँ है, प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, दोहराव। इसको तो हम नेगेटिव मानते हैं, इससे तो बोरियत होती है, रचनावाद में नहीं आता है ये बार बार प्रैक्टिस करना। आदत का निर्माण यानी एक हैबिट डलवा दो, ये व्यवहारवाद का हिस्सा है, दोनों ही, ड्रिल भी और ये आदत का निर्माण भी। जिज्ञासा, क्योंकि आदत कैसे पड़ेगी, बार बार रिपीट करने पे। जिज्ञासा आधारित अधिगम यानी क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव हो, वो रचनावादी उपागम है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की जिज्ञासा को फुलफिल करेंगे। व्याकरण के नियमों का अभ्यास, अगेन रट्टाफिकेशन हो गया। बच्चा सक्रिय सबसे ज्यादा सी ऑप्शन में, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है दुनिया का, 1 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अलग से प्रॉपर नोट्स में डाला है, कंप्लीट डिटेल में थोड़ा सा डाला है, देखिएगा। जवाब दीजिएगा, जवाब। जनता क्या चाहती है, जवाब चाहती है। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बट एसएसटी और साइंस के नहीं मिलेंगे, उसके अलावा मिल जाएंगे। देखिएगा, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीवीएस, सीडीपी, कोई कह रहा है हम तो पूछेंगे, माही है ये शायद। देखिएगा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुनियादी स्तर पर एनईपी यानी एक बेसिक लेवल पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है? बच्चे की भलाई पे ही करेगी, और क्या है, बच्चे की भलाई से ऊपर किसी भी पॉलिसी के लिए क्या हो सकता है, ये तो हमारा फंडा है। तो ए ऑप्शन है साक्षरता पर, बी ऑप्शन है साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। ये सब तो बाद में आएगा, पहले बेसिक लिटरेसी तो पता हो बच्चों को, बेसिक लिटरेसी तो आती हो। क्यों इतने गलत आंसर देते हो यार, आंसू आ गए मेरे ये आंसर देख करके। 28,000 लोग जुड़े हुए हैं, 12,000 लोगों ने लाइक किया है, उसमें से 13-14,000 लोगों ने वोट किया है आंसर के लिए, और उसमें से भी 40% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं और ए ऑप्शन कह रहे हैं 34% लोग। क्या करूं मैं, है क्या करूं मैं? आखिर एक ने भी सही उत्तर नहीं बताया। कितने लोग हैं जो सही उत्तर दे रहे हैं, देखूं एक बार। 9% लोग, सिर्फ 9% लोग। क्या इन्हीं 9% लोगों को सीटेट क्लियर चाहिए? ये तो इतना आसान था। मतलब हम एनईपी के बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। जो मैंने एक सेशन कराया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, सिर्फ उसको भी देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिक अर्थमेटिकल स्किल्स आपको आती हो और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स जिसको वो बोल रहे हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग और बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह आपको आता हो। तो साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर फोकस करती है, सिर्फ साक्षरता पर नहीं, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स भी तो आए, लिटरेसी के साथ साथ न्यूमरेसी भी आए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता? मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन।
जब आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हालांकि आप उधर से लिख के बात कर रहे हैं, बट जैसे मैं और शौर्य यहाँ बैठे हैं, तो हम अगर बात करें जैसे कल हमने लास्ट में किया, तो वो मौखिक संप्रेषण है, यानी हम ओरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, पत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि लीजिए अब आप इसमें लिख के जवाब दीजिएगा। तो संप्रेषण को बढ़ावा क्या नहीं देता? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, इससे तो बढ़ावा मिलेगा, मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, सही है ये तो। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, इससे भी मौखिक भाषा, टेलीफोन पे क्या प्रकट हो जाते हैं, हम प्रकट भी हो जाएंगे, अगर वीडियो कॉल भी होगी तब भी मौखिक मुंह से तो बोलेंगे ही ना, तो ये भी पॉजिटिव है। समाचार प्रसारण या बच्चे का साक्षात्कार लेना, यानी आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे का, तो इंटरव्यू लेने में बच्चे को बोलना तो पड़ेगा, तो इससे तो ओरल लैंग्वेज उसकी अच्छी होगी। भाई आप मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आप मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज तैयार करेंगे, हम लोग बैठ के बातें करेंगे मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? बोलने की क्षमता तो बेहतर हो ही रही है ना, मौखिक भाषा तो अच्छी हो ही रही है। लेकिन समाचार प्रसारण अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप एंकर हैं, है ना, जो भी हैं आप, अब कई सारे एंकर्स हो सकते हैं, नाम लेंगे तो कई लोग ऐसे होंगे खतरनाक, तो आप मान लीजिए कोई भी एक एंकर है जो भाषा बोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तब तो आपकी मौखिक भाषा अच्छी हो रही है। लेकिन समाचार प्रसारण का मतलब है जब आप सुन रहे हैं, तो सुनने से मौखिक भाषा उतनी ही अच्छी नहीं हो जाएगी ना, उससे बेहतर ऑप्शंस हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा सुन के, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रही ओरल, आप सुन रहे हैं मतलब रिसीव कर रहे हैं सिर्फ, तो सी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर निष्क्रिय शब्दावली है। एक तो होती है आपकी एक्टिव वोकैबुलरी, दूसरी होती है पैसिव वोकैबुलरी, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक्सप्रेसिव है कि रिसेप्टिव है। ग्रम्यात्मक शब्दावली की बात हो रही है जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं और प्रयोग उस समय पे नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, या फिर क्या, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। शेष नारायण वर्मा, अच्छा जी, पास तो हो जाएंगे अगर सिर्फ पेडागोजी अच्छे से समझ लें, सिर्फ नोट्स भी पढ़ लोगे तो पास तो हो जाओगे आकांक्षा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, पास का डर नहीं है आपको। और ये जो मैं कह रही हूँ ना, मुश्किल का मतलब भी कुछ क्वेश्चन मुश्किल हुए ना, 3 क्वेश्चन पहले भी मुश्किल आते थे, लेकिन पहले की मुश्किल से भी ज्यादा लेवल इन्होंने अब बढ़ा दिया, लेकिन वो 3 ही क्वेश्चन है ना, 12 तो नंबर लाओगे कम से कम, और उसमें भी सही करने का प्रयास करोगे, क्या पता है भाई, क्या पता, बताओ एक बार, सही है बात या नहीं? कितने लोग हैं हम? 29,000 लोग हैं, इमेजिन करो 29,000 लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, 30 हो गए हम लोग। चलिए सिर्फ, लेकिन आज इतने गलत जवाब आप लोग दे रहे हो, ऐसा लग रहा है टेंशन में आ गए हो। करेंगे यार हिंदी पेडागोजी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ए ऑप्शन कह रहे हैं लोग, कितने लोग हैं यार ये? 35 से भी कम है 25% लोग। ABC तीनों में ही कंफ्यूज हैं आप भाई साहब। देखिए, निष्क्रिय शब्दावली यानी पैसिव या रिसेप्टिव ग्रम्यात्मक, जिसको आप एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं उस समय पे, वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, तो ये निष्क्रिय कैसे हो जाएगी? ये तो सक्रिय हो जाएगी। जिसको आप बहुत ज्यादा दूसरों के साथ प्रयोग कर रहे हैं एक्टिवली, मान लीजिए जैसे सुबह से शाम तक 4 बार यार तो बोल ही देते होंगे आप अपने दोस्तों में, या कुछ नॉर्मल शब्द होंगे जिनका प्रयोग आप बार बार करते हैं, तो ये तो सक्रिय वोकैब है। वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो हम एक्टिव हैं, ये निष्क्रिय फिर से नहीं हो सकता। वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो अगेन हम यूज करने में जब ला रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्दावली हो गई, एक्टिव वोकैबुलरी हो गई। इंग्लिश पेडागोजी में भी यही पूछा जाता है। एकमात्र सही उत्तर यहां हमें ए ही नजर आ रहा है, क्योंकि वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। अब ये इन्होंने जो प्रयोग लिखा है ना, यही कंफ्यूज कर रहा है हमें, अदरवाइज तो आंसर यहां साफ था, है ना। इसको समझना, इसके आंसर तक पहुंचने का सिंपल तरीका है कि 3 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाए। अगर हमें कंफ्यूजन हो रही है तो हमें इतना पता है कि निष्क्रिय शब्दावली का मतलब है हम प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, हम नहीं बोल रहे होंगे, है ना, या डेली यूज में नहीं ला रहे होंगे। तो वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं, सुन रहे हैं मतलब हम तो प्रयोग नहीं कर रहे, और पढ़ते समय प्रयोग करते हैं यानी रिसीव कर रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं तब भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। बोलने में और लिखने में अभिव्यक्ति होती है। तो हम कहते भी हैं सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रम्यात्मक कौशल है, निष्क्रिय कौशल है एक तरह से। और अगर हम बात कर रहे हैं बोलने और लिखने की, अभी मैं बोल रही हूं और लिख रही हूं, तो ये क्या हो गया? ये एक्टिव शब्दावली है या एक्टिव कौशल है, सक्रिय कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो यही खेल है इसमें बस। तो निष्क्रिय शब्दावली
कि जब हम बात कर रहे हैं तो बाकी तीनों को देखो, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब हम तो बोल रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप प्रयोग से कंफ्यूज हो रहे हैं तब भी ये तो नहीं होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि इसको तो हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा दूसरों के साथ, तो ये सक्रिय हो गया। वे शब्द हम जिन्हें लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सक्रिय हैं। वे शब्द जिन्हें हम बोल रहे हैं तो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। सिर्फ यही बचा जहां हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सुनने और पढ़ने समय प्रयोग करना मतलब हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं वो शब्द, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना है, प्रयोग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना यहां। तो सुनने और पढ़ने का मतलब है निष्क्रिय है आप उस समय, ए ऑप्शन।